जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पॉलिटी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है फंडामेंटल राइट्स। ज़्यादा हम टाइम कभी वेस्ट करते नहीं हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक ह्यूमन राइट्स हर एक सिटीज़न को प्रोवाइड होते हैं हर एक कंट्री में। तो हमें जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी जो गारंटी है हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली हम देखें तो जो आइडिया है हमने बोरो किया है यूएस बिल ऑफ राइट्स से। अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये तीन चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फ्रेंच डेक्लरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यूनिवर्सल डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बाकी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। मतलब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना भी ज़रूरी है कि इन्फ्लुएंस कैसे लोगों पर पड़ा था, किन किन चीज़ों का पड़ा था। वो ये तीन चीज़ें हैं। बाकी भी काफ़ी सारी आप कंट्रीज़ को देखोगे कि उनमें अगर प्रोटेस्ट हुए थे, काफ़ी सारी चीज़ें हमें वहाँ से सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला आता है हमारे पास राइट टू इक्वलिटी, जिसमें इंक्लूड किए गए हैं आर्टिकल 14 से 18 तक। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको पूरी तरह से प्रोहिबिट किया गया है। हम किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। अगला है हमारे पास राइट टू फ्रीडम। हमें प्रॉपर आज़ादी प्रोवाइड की गई है, जिसका उल्लेख हमें मिलेगा आर्टिकल 19 से 22 तक। बट हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। अगर आप कहो कि आप हर चीज़ करने की आपको आज़ादी नहीं, कुछ चीज़ों में आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगी। थर्ड आता है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, किसी से फोर्सफुली हम काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें ये राइट मिला है कि हम कोई भी रिलीजन है वो चुन सकते हैं, हमें फ्रीडम है प्रॉपर। वो हम देख सकेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक। आगे आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो दिए गए हैं आर्टिकल 29 से 30 तक। नेक्स्ट है जो लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये जो शेप हमारे एफ आर्स हैं, इसको आपको एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा कि जो हमारे आर्टिकल, जैसे जस्ट एग्जांपल दे देती हूँ कि 14 से 18 तक है, उसे हम एक प्रॉपर नाम दे रखा है, जैसे राइट टू इक्वेलिटी। ऐसे आपको याद करने पड़ेंगे। हमारे पास आता है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अभी हमने रिमूव कर दिया है, बट पहले ये फंडामेंटल राइट था। ओरिजिनली देखा जाए तो ये था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के तहत और आर्टिकल 31। बट अगर देखा जाए इसके मीनिंग के बारे में, तो हर एक जो सिटीज़न है उसे अधिकार था कि वो ओन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब कुछ भी करे अपनी प्रॉपर्टी का। और उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर दी गई थी उस टाइम पे कि अगर गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी लेती है तो प्रॉपर कंपनसेशन उसे देना पड़ेगा। फिर इसे रिमूव क्यों किया गया था, क्योंकि बहुत सारे उस टाइम पे डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो गए थे। जैसे जो हमारी सरकार है उसने ना कोशिश की कि जो भी लैंड है, ठीक है, उसे पब्लिक के लिए यूज़ किया जाए, लैंड रिफॉर्म करने चाहे। बट क्या था उस टाइम पे, क्योंकि कुछ आप कह सकते हो कि कुछ वर्ग के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन आती थी उस टाइम पे, तो इन्होंने क्या किया, 44th अमेंडमेंट की 1978 में, और इसे हटा दिया एफआर से। अभी क्या है, ये एक तरह से लीगल राइट है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये दे रखा है आर्टिकल 300A के तहत, जहाँ पे लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, किसी भी इंसान को वंचित नहीं किया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से, बट एक्सेप्शन दे रखी है बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से हमारे आर्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे पहला हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 12, जिसमें लिखा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। ये जो वर्ड है स्टेट, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जिसके अगेंस्ट हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें क्लेम कर सकते हैं हायर कोर्ट में जाके। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अगेंस्ट होम वी कैन क्लेम एफआर्स। अगर किसी को मतलब शिकायत दर्ज करवानी होती है या फिर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं, तो पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि वो स्टेट के अंडर आते हैं या नहीं आते। अभी स्टेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जैसे आप देखोगे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कि यूनियन लेवल पर हम बात करते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी स्टेट वर्ड के अंडर आती है। फिर आती है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी, जैसे हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ होगी, पंचायत होगी, इनको भी स्टेट वर्ड के अंडर इंक्लूड किया गया है। या फिर कोई और अथॉरिटी हो जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो LIC हो गई, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, ये इन दोनों पे तो जजमेंट भी आ रखी है। और आता है हमारे पास काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एग्जाम्पल जो नहीं है, जो स्टेट वर्ड के अंडर नहीं आती, जैसे BCCI क्रिकेट बोर्ड, प्राइवेट बैंक हो गए HDFC, ICICI बैंक, और या फिर प्राइवेट स्कूल्स हो गए।
इसको लेके अगर हम इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। 1979 में ये केस आया था। उस टाइम पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी उसको स्टेट के अंडर इंक्लूड किया गया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसे डायरेक्टली वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है बट फिर भी वो स्टेट के अंडर आ सकती है अगर उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसे गवर्नमेंट फंडिंग करती है या फिर उसे हम पब्लिक वर्क में यूज़ कर रहे हैं। आगे है हमारे पास अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। 1981 में ये आया था। यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज की बात की गई थी जिसको अंडर स्टेट इंक्लूड किया गया। कोर्ट का कहना था कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, फंड करती है किसी कॉलेज को तो हम उसे स्टेट के अंडर काउंट करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है उसे वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको इनकंसिस्टेंट माना जाएगा। अभी ये अप्लाई होता है बोथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना हो या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हों, बट अगर वायलेट कर रहे हैं इट मीन्स उन्हें वहीं पर इनवैलिड मान लिया जाएगा। और ये जो आर्टिकल 13 है इसी में आपको जुडिशियल रिव्यू की पावर देखने को मिलेगी। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? एक तरह से पावर होती है कोर्ट्स की कि जब उन्हें लगता है कि कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको वहीं पर इनवैलिड मान लिया जाता है। तो याद रखना जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के साथ रिलेटेड है। और इसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात करें, सबसे पहले आता है हमारे पास केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को बट इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? एफआर, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड होती हैं। इसको एज इट इज़ ही याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कोई भी जजमेंट के बारे में सोचोगे आपके दिमाग में आएगा कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ आती है। अगर ये चीज़ें याद होंगी तो आप ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो दूसरी जजमेंट आती है आई आर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में। तो क्या किया कि कुछ लॉज ऐसे थे जिनको ना 9th शेड्यूल में डाल दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि उनको कोर्ट के रिव्यू से प्रोटेक्ट कर सके। मतलब जो भी जो लॉ होंगे 9th शेड्यूल में डाले गए उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब जैसे जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं हम, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर जो भी लॉ 9th शेड्यूल में डाले गए हैं आफ्टर 1973 उनको भी कोर्ट चेक कर सकती है अगर वो वायलेट करते हैं हमारे एफआर्स को या फिर इसके बेसिक स्ट्रक्चर को। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 14। यहाँ से शुरू होता है हमारा, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना राइट टू इक्वेलिटी, तो उस वर्ड के इस चीज़ के अंडर जो आते हैं सारे आर्टिकल हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आर्टिकल 14 जो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट होगी, जो हमारी स्टेट होगी, वो हमें डिनाई नहीं कर सकती किसी भी इंसान को इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ हमारी टेरिटरी के विद इन। मतलब समझाती हूँ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ होता है कि कोई भी पर्सन है लॉ से बड़ा नहीं है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और ये जो कंसेप्ट ले रखा है हमने ब्रिटिश कंसेप्ट है, मतलब ब्रिटेन से ले रखा है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आता है मतलब हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाएगा अगर सिमिलर सिचुएशन होती है, और ये लिया गया है हमने कंसेप्ट अमेरिका से। अभी नेक्स्ट इसके जो इस आर्टिकल के अंडर काफ़ी सारी जजमेंट्स आती हैं, उनमें से मैंने कुछ जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो सबसे पहली है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। तो अभी इस केस में क्या हुआ था इसका बैकग्राउंड देखते हैं। राजनारायण है जो, उन्होंने चैलेंज कर दिया इंदिरा गांधी की 1971 की लोकसभा इलेक्शंस को। एलिगेशन लगाया कि आप लोग मिसयूज़ कर रहे हो गवर्नमेंट मशीनरी का जब आपने इलेक्शन कैंपेन किया था। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बात जाती है और उन्हें गिल्टी मान लिया जाता है इंदिरा गांधी को कि इन्होंने इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस की है और उन्हें इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है। और इसमें गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या आता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पार्लियामेंट पास कर देती है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस अमेंडमेंट में लिखा गया था कि जो इलेक्शन होगी पीएम की, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की और स्पीकर की, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। तो ये तो बात गलत हो गई थी उस टाइम पे। तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, तो कुछ पार्ट्स 39th अमेंडमेंट के उनको स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है, इनवैलिड माना जाता है। जिसका मेन रीज़न ये था कि जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसको आप लोग बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। और या फिर पार्लियामेंट है, कोई भी ऐसा लॉ तुम लोग पास नहीं कर सकते जो किसी एक लीडर को प्रोटेक्ट करता हो कोर्ट की स्क्रूटनी से। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए, सिग्निफिकेंस देखा जाए, तो इसने एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और मजबूत बना दिया। और एक तरह से हमें ये भी पता चलता है कि कोई भी इंसान है जो अबव द लॉ नहीं है, चाहे वो इवन के पीएम ही क्यों ना हो। और ये इंश्योर करता है इलेक्शंस जो कि फ्री एंड फेयर होंगी और जो रिव्यूएबल होंगी बाय कोर्ट्स।
नेक्स्ट हमारे पास केस आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसके बैकग्राउंड की बात करें तो मेनका गांधी का पासपोर्ट गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। रीज़न उन्हें कोई दिया नहीं गया, तो उन्होंने इस एक्शन को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके कि क्या जो गवर्नमेंट है हमारी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है किसी भी इंसान की फ्रीडम को, उसे बिना प्रॉपर रीज़न बताए, प्रोसीजर बताए। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कहती है कि आर्टिकल जो 14 है, 19 एंड 21, ये तीनों कनेक्टेड हैं। अगर कोई लॉ आपकी पर्सनल लिबर्टी को छीनता है तब भी उसमें जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक्ट नहीं कर सकती, अपनी मनमानी यहाँ पे नहीं कर सकती। और इस जो केस था ना, उसके बाद काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए गए, जैसे आर्टिकल 21 था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इसका जो मीनिंग था और एक्सपैंड हुआ। इंट्रोड्यूस किया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड ये स्ट्रेंथन करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स को। आता है हमारे पास आर्टिकल 15 जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम किसी के साथ भी कोई भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। और हमें ये आर्टिकल में ये प्रोवाइड किया गया है कि ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पे हम किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बट कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। एक्सेप्शंस के तौर पर देखें तो जैसे विमेन एंड चिल्ड्रन पे भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो बनाई जा सकती हैं। सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC STs हैं, उनके लिए थोड़ी स्पेशल प्रोविजंस दी जा सकती हैं। तो आगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि ऐड किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में। अब इसके क्लॉजेस देख लेते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। तो क्लॉज फर्स्ट में वही चीज़ बताई गई है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सेकेंड क्लॉज में कहा गया है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इन एक्सेस टू शॉप्स हो गई, होटल्स हो गए, पब्लिक प्लेसेस हो गए। थर्ड क्लॉज आता है हमारे पास कि स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। फोर्थ क्लॉज में है वही जो हम पीछे पढ़ के आए, सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं। फिफ्थ क्लॉज में आता है कि रिजर्वेशन दी जा सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो कि ऐड किया गया था 93rd अमेंडमेंट 2005। फिर आता है सिक्स्थ क्लॉज जिसमें लिखा गया है कि 10% रिजर्वेशन होगी EWS सेक्शन के लिए। आर्टिकल 15 के अंडर जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आती हैं उनमें से सबसे पहली आएगी स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन केस 1951। इसमें अब हुआ क्या था कि मद्रास जो गवर्नमेंट है उसने रिजर्व कर दी सीट्स कॉलेजेस में प्योरली ऑन कास्ट, मतलब कास्ट के आधार पे कि अगर ये कास्ट होगी तो तुम लोगों इतने लोग कॉलेज में रखे जाएंगे, अगर वो कास्ट होगी तो इतने लोग। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो सिस्टम है ना आपका, ये वायलेट कर रहा है हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो कि कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस रिजर्वेशन ऑर्डर को वहीं पर इनवैलिड माना गया। आफ्टर जजमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इट मीन बहुत जगह हो रही होंगी, तो उन्होंने सोचा कि बैकवर्ड क्लासेस की हेल्प करनी पड़ेगी। सो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1951 में, जिससे ऐड किया जाता है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। और ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविज़न बना सकती हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। तो इसके बैकग्राउंड की बात करें तो मंडल कमीशन बना था 1979 में, जिसने रेकमेंड किया 27% रिजर्वेशन फॉर OBC इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं तो उसमें 27% रिजर्वेशन रखा गया था अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। बट 1990 तक आते आते गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इन सारी रिकमेंडेशंस को अप्लाई कर दिया जाए। बट इससे क्या होता है, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। अभी आप कैसे 27% रिजर्वेशन दे सकते हो सरकारी नौकरियों में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि 27% OBC रिजर्वेशन ये वैलिड है। कोर्ट 27% रिजर्वेशन को अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत मानती है, जो कि रिजर्वेशन देता है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और 50% सीलिंग रूल भी लगाया गया कि टोटल जो रिजर्वेशन आप दे रहे होंगे वो 50% से एग्जीड नहीं कर सकती। और इसमें से जो क्रीमी लेयर होगी इसको एक्सक्लूड किया जाए। जैसे क्रीमी लेयर वो होती है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी रिच लोग आते हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ये उन लोगों के लिए होगी जो रिच नहीं होंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते होंगे, जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे। और नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, उस टाइम की बात है जब प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन अप्लाइड नहीं होती है प्रमोशन टाइम पे, पर बाद में चेंज कर दी गई थी जैसे अमेंडमेंट हुई थी लाइक 77 अमेंडमेंट। अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022, ये लेटेस्ट ही आ रखा है। तो इसमें क्या है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2019 में आई थी, जो कि किसके रिगार्डिंग थी, EWS से, जिसने क्रिएट किया था 10% रिजर्वेशन फॉर EWS।
और ये जो रिजर्वेशन दे रखा था ये इकोनॉमिकली गरीब लोगों को दे रखा था जो कि जनरल कैटेगरी से आते थे, जैसे नॉन एससी एसटी ओबीसी हो गए। बट पिटीशंस फाइल की गई, ये आर्ग्यू किया गया कि ये तो इक्वेलिटी को वायलेट कर रहे हैं, ये तो 50% रिजर्वेशन लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं, और एक्सक्लूड करना एससी एसटी ओबीसी को ईडब्ल्यूएस कोटा, वो तो अनफेयर है एक तरीके से। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है। उसने कहा कि जो 103rd अमेंडमेंट है ये सही है, इसको हम अपहेल्ड करते हैं, और जो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो भी वैलिड है। और फिर यहाँ से नए आर्टिकल क्रिएट किए गए, जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जहाँ पे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन एजुकेशन दिया गया, आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में दिया गया। और उन्होंने कहा कि ये कोई इक्वेलिटी को वायलेट नहीं कर रहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलाउ करता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया रिजर्वेशन को देने के लिए, और ये हमें हेल्प करेगा क्योंकि जो गरीब लोग हैं जनरल कैटेगरी में आते हैं जिनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिला था। बट जो 50% सीलिंग की बात हुई थी तो कोर्ट ने कहा कि ये जो 50% लिमिट है ये फ्लेक्सिबल है, बट हम इसको एब्सोल्यूट भी नहीं कहेंगे, ये प्रॉपर तरीके से ये फ्लेक्सिबल होगी। तो ईडब्ल्यूएस जो कोटा है वो एक तरह से एडिशनल कैटेगरी में आता है, तो ये 50% क्रॉस कर सकता है, बट ये भी नहीं कि एब्सोल्यूट होगा, मतलब प्रॉपर ही आप कहोगे कि 100 ही क्रॉस कर ले। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16 जो कि है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी ग्राउंड पे। इसमें एक और चीज़ ऐड हुई है मेरे हिसाब से, रेजिडेंस एक्सेप्शन, जैसे हमने 15 आर्टिकल में भी पढ़ी थी उसमें भी एक्सेप्शन दे रखी थी, तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे रिजर्वेशन है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में मिलेगा। रेजिडेंस रिक्वायरमेंट होती है कुछ जॉब्स के लिए, या फिर प्रमोशन रिजर्वेशन होता है एससी एसटी, या फिर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन होगा जो नया ऐड हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल 16 के रिगार्डिंग हमारे पास इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आती हैं, तो उनमें से देखते हैं। सबसे पहली है एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ माइजोर। 1963 में ये केस आता है। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो जो माइजोर गवर्नमेंट है वो रिजर्व कर देती है 68% सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि लोग बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं। तो लोग चैलेंज कर देते हैं इस चीज़ को कि ये जो रिजर्वेशन आप दे रहे हो बहुत ज़्यादा हाई और अनफेयर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिजर्वेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये जनरली 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब एक तरह से लिमिट लगाएगी 50% तक। एंड बैकवर्ड क्लासेस मस्ट भी प्रॉपरली आइडेंटिफाई, मतलब अच्छे से आइडेंटिफाई भी करो कि कहीं उन लोगों में भी क्रीमी लेयर के लोग ना हो। तो थर्ड आता था कि पर्पस ऑफ रिजर्वेशन, और पर्पस क्या है इस रिजर्वेशन का, ये होना चाहिए कि आप लोग इक्वेलिटी प्रमोट कर रहे हो। बट ये ऐसी तरह से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी होना चाहिए जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी में आते थे वो लोग तो इस चीज़ को एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन समझने लगे थे कि 68% उन लोगों को दे रहे हैं। तो अब इस केस को इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि ये पहला केस था जिसने 50% रिजर्वेशन लिमिट आइडिया दिया था। केस होते हैं ना, जैसे यहाँ पे भी आपने देखा इंदिरा साहनी केस आ गया, पीछे भी आर्टिकल 15 में भी हमने देखा था। तो इनका रीज़न ये होता है कि कोई भी जो केस होता है, जजमेंट होती है, वो एक आर्टिकल से कनेक्टेड नहीं होती कभी भी। अगर आप देखोगे ना कि अगर जैसे हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि किसी का मर्डर हो जाता है तो उसमें भी काफ़ी सारे सेक्शन लगाए जाते हैं, तो वो एक सेक्शन से कनेक्टेड नहीं होती, ऐसे ही हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब ये वही है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो पीछे पढ़ के आए हैं, आप दोबारा देख सकते हो कि जहाँ पे 27% ओबीसी रिजर्वेशन रखा गया था, क्रीमी लेयर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, और रिजर्वेशन प्रमोशन इसको अलाउड नहीं किया गया था। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जजमेंट्स और आर्टिकल्स आपको समझ आ रहे होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में आप लोगों को समझाया जाए। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो उस चीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। तो हमारे पास थर्ड है जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जो कि 2018 में केस आया था। तो इससे पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो 2006 में केस आया था ना, एम नागराज, तो उसमें कहा था कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकती है प्रमोशन में भी एससी एसटी को अगर वो लोग अपनी बैकवर्डनेस बताते हैं, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है उनका सोसाइटी में, उनको मतलब अच्छे तरीके से प्रॉपरली कंसीडर नहीं किया जाता। तो थर्ड पॉइंट कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नॉट हार्म, मतलब अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो प्रमोशन में अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उससे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस जजमेंट के बाद लोगों ने बोला कि लोगों को जो एससी एसटी से आते हैं उनको अपनी बैकवर्डनेस बार बार क्यों प्रूव करेंगे वो,
जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी उन्हें रिकग्नाइज करता है कि वो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, तो ये सारी कन्फ्यूज़न उस टाइम पे चलनी शुरू हो गई। तो बहुत ज़्यादा ये इशू बढ़ गया। उसके बाद ये केस आता है जर्नैल सिंह केस। तो इसमें जजमेंट क्या दी जाती है कि जो SC ST है उन्हें दोबारा अपनी बैकवर्डनेस प्रूव नहीं करनी पड़ेगी। तो कोर्ट कहती है कि ऑलरेडी हम उन्हें रिकग्नाइज करते हैं, बट गवर्नमेंट भी है जो वो दोबारा से डेटा कलेक्ट नहीं करेगी इनको बार बार बैकवर्डनेस में प्रूव करने के लिए। बट जो क्रीमी लेयर का रूल है वो अप्लाई होगा, चाहे वो SC से हो चाहे वो ST से आते हों। अगर आप रिच और एडवांस लोगों को ही आपने ये जो प्रमोशन देनी शुरू कर दी, तो फिर इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। तो फिर ये जो थर्ड पॉइंट है M नागरा जजमेंट, उसको भी अपहेल्ड किया गया, माना जाता है, पर उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। इससे हमारे पास आता है आर्टिकल 17 जो है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रॉपर तरीके से अबॉलिश मानता है, और ये एक तरह से पनिशेबल ऑफेंस है अंडर जो आता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। इसको सपोर्ट करने के लिए लॉ बनाए गए हैं, वही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, जिसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है ये, और पनिशेबल है, चाहे उसको फाइन लग जाए या फिर उसको जेल भी हो सकती है। तो सेकंड आता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, आया था 1989 में, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट जो कास्ट बेस्ड हमारी जो सोसाइटी में वायलेंस होता है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तरह तरह का। इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है, सबसे पहली है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अपा बालू इंगले 1995। तो एक फैमिली थी जिनकी कास्ट अलग थी, उन लोगों को डिनाई कर दिया गया कि आपको पब्लिक वेल उसे यूज़ नहीं करने देंगे। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको स्ट्रांगली कंडेम किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और वहाँ पे राइट टू इक्वालिटी और डिग्निटी पे ज़्यादा फोकस किया। फिर हमारे पास केस आता है सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है जहाँ पे ह्यूमन वेस्ट होता है उसको हाथ से साफ किया जाता है, तो मोस्टली डन बाय जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं उन लोगों से करवाया जाता था। अभी इस चीज़ के पीछे भी ना हम सभी लोग जिम्मेवार हैं। अभी अगर मैं कहूँ ना कि हमारे देश की ना कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं भी स्टेट्स का नाम तो नहीं लूँगी, होते भी होंगे कुछ हैं वहाँ पे रिच लोग कम होते हैं, गरीब ज़्यादा हैं, तो हमारे देश के लोग हैं ना वो नहीं चाहते कि वो स्टेट्स आगे बढ़ें, क्योंकि फिर हमारे पास नौकर नहीं रह जाएंगे ना, हमें काम करवाने के लिए कोई लोग नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम भी जिम्मेवार हैं इस चीज़ में कि हम लोग चाहते हैं कि वो लोग ऐसे ही रहें। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ है वो वायलेट करती है आर्टिकल 17 को और हमारी जो ह्यूमन डिग्निटी है जो आती है आर्टिकल 21 के तहत। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस चीज़ को वहीं पर एंड किया जाए, मैनुअल स्क्वेंजिंग को रिहेबिलिटेट किया जाए वर्कर्स को। बट अभी कह सकते हैं कि एक तरह से कहने की ही बात है, ये अप्लाई जब होती है चीज़ ग्राउंड लेवल पे तो बहुत ही कम होती है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018, यह था साबरीमाला केस। तो वो औरतें जिनको मेंस्ट्रुएशन होती है, मेंस्ट्रुएशन किस वीमेन को नहीं होती, तो उन लोगों को साबरीमाला टेम्पल में एंट्री से मना कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जो आर्टिकल 17 है ना, ये सारी तरह की चीज़ों को कवर करता है। जहाँ पे आप लोग बात करते हो ना कि ऐसे नोशन है प्योरिटी एंड पोल्यूशन, तो इन सारी चीज़ों को भी वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया कि आप किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड किसी के साथ अनटचेबिलिटी का बिहेवियर नहीं कर सकते, चाहे वो कोई विमेन हो या फिर कोई सफाई कर्मचारी हो या फिर कोई भी ऐसी जो छोटी कास्ट से कोई फैमिली आती है। आते हैं हम आर्टिकल 18 जो कि है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो काफ़ी सारे टाइटल होते हैं, जैसे हम एक्सेप्शन के तौर पर देखें तो मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस दी जाती हैं, डॉक्टर हो गया, मेजर हो गया, इन सभी चीज़ों को तो अलाउ किया जाता है। बट कुछ जो टाइटल होंगे, अगर आपने हिस्ट्री में देखा होगा राय बहादुर, ये जो नीचे लिखे हैं जैसे महाराजा राय बहादुर, राजा सर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी। प्रिवेंट करता है इनइक्वालिटी थ्रू टाइटल्स, क्योंकि अगर हमने किसी को टाइटल दे दिया तो वो तो एक तरह से इनइक्वालिटी शुरू हो जाएगी देश में। तो जो फॉरेनर्स होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते इंडिया से टाइटल, ना ही जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉरेन टाइटल। तो इसके भी कुछ क्लॉजेज हैं, जैसे फर्स्ट क्लॉज में कहा है वही कि जो स्टेट है वो किसी तरह का टाइटल नहीं देगी एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। एक्सेप्शन आपको हर एक आर्टिकल में मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं बनाई जाती। फिर आता है क्लॉज 2 जहाँ पे बताया गया है कोई भी सिटीज़न एक्सेप्ट नहीं कर, ये जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी है ना अभी यहाँ पे, ये चारों चीज़ें,
वहीं ये क्लॉज में भी मेंशन है। तो यहाँ आप खुद ही देखना इस चीज़ को। आता है हमारे पास क्लॉज 3, जहाँ पे लिखा है कोई भी फॉरेनर किसी तरीके का एक्सेप्ट नहीं करेगा टाइटल किसी भी फॉरेन स्टेट से विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट, और जो कंसेंट है प्रेसिडेंट वो कभी देता नहीं है। फिर आता है 4th क्लॉज, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे किसी फॉरेन स्टेट से। तो खुद पढ़ लेना, खुद थोड़ी सी निगाह मार लिया करो इस पर। तो इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं अभी। जैसे पहली है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। ये मेन केस माना जाता है आर्टिकल 18 पर। याद रखा करो सारी केसेस को। अगर आप ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या इशू आ रखा था कि जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये भी वायलेट करते हैं आर्टिकल 18 को, क्योंकि ये भी तो टाइटल हुए एक तरह के। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई नहीं, ये अवार्ड्स हैं, ये कोई टाइटल नहीं है, क्योंकि इनमें कोई हेरिडिटरी या फिर स्पेशल प्रिविलेज तो हम दे नहीं रही किसी को। और अब हमारे पास आता है माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971। पहले क्या होता था कि कोर्ट ने टेम्परली प्रोटेक्ट किया था प्रीवी पर्सेस को। अभी प्रीवी पर्सेस क्या है, जैसे जो हमारे फॉर्मर जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे उनको सभी को इंटीग्रेट कर लिया गया था, बट अभी उन लोगों में तो थोड़ा घमंड था ना कि हमें कैसे सभी में इक्वल आप लोग कंसीडर कर सकते हो, तो उनको वहाँ पे प्रीवी पर्सेस की प्रोटेक्शन दी गई थी, बट वो टेम्पररी थी, अलाउंस कह सकते हो आप एक तरह का। बट जब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 1971 में, तो इस चीज़ को अबॉलिश कर देते हैं फुली, जो कि री इन्फोर्स करती है आर्टिकल 18 को कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा किसी को भी। थर्ड आता है हमारे पास रघुनाथ राव गणपत राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इसमें भी वही बात की गई प्रीवी पर्सेस की। तो जो पहले के जो प्रिंस थे ना, फॉर्मर प्रिंस, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया इस चीज़ को भी, आप कैसे जो प्रीवी पर्सेस है उनको आप लोग कैसे अबॉलिश कर सकते हो, या फिर रॉयल टाइटल्स को। तो फिर यहाँ पे हमारी कोर्ट क्या कहती है कि जो इंडिया है वो रिपब्लिक है, कोई भी सिटीजन रॉयल प्रिविलेज यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता। मतलब प्रीवी पर्सेस का है या फिर रॉयल टाइटल की बात हो, ये सभी को वहीं पे अबॉलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो कुछ नहीं समझ में आए कृपया करके कॉमेंट्स में भी लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कहाँ पर क्या चीज़ है उसे अच्छे से नहीं समझाया, और मैं आपको और फोकस के साथ उस चीज़ को समझा सकूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।